हेलो दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद रवि कुशवाहा पे आज हम हिस्ट्री में बात करने वाले हैं। आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर। हमने इसके पिछले हिस्ट्री के लेक्चर में मौर्य साम्राज्य का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कुछ बेसिक चीज़ें और हमने पुरातात्विक स्रोत के बारे में चर्चा किया था और साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा किया था। लेकिन पुरातात्विक स्रोत हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। जो हमारा अशोक के शिलालेख हैं और स्तंभ लेख और गुहा लेख, वो चीज़ बच गई थी। तो इस लेक्चर में वही चर्चा करने वाले हैं। ये सेकंड हमारा लेक्चर्स है, ठीक है, मौर्य एम्पायर का। और इसमें हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत का पार्ट 2 के बारे में और हम देखेंगे अशोक के शिलालेख के बारे में। जो अशोक के शिलालेख थे, कौन कौन शिलालेख इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, कितने शिलालेख थे, क्या थे, हम सबकी चर्चा करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए, हम अगर पीछे देखें, अगर आप थोड़ा पीछे रिकैप कराते हैं, हमने बताया था कि शिलालेख क्या होता है, स्तंभ लेख क्या होता है, हमने सारे चीज़ों को चर्चा किया था। तो देखिए, हमने बताया था ये हमारा जो बड़े पत्थर पे लिख दिया या छोटे पत्थर कुछ भी चीज़ पे लिख दिया, उसको हम बोलते थे शिलालेख। क्या बोलते थे? शिलालेख। रॉक एडिक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। रॉक मतलब शिला और एडिक्ट मतलब लेख, रॉक एडिक्ट, ठीक है। उस तरह से बड़े बड़े पिलर था बना हुआ, स्तंभ जैसा बना हुआ था, पिलर लंबा लंबा पिलर बना हुआ है या स्तंभ जैसा कुछ भी बना हुआ है, तो उस पिलर पे लिखना उसको बोल देते हैं स्तंभ लेख। इंग्लिश में अगर आएंगे तो पिलर एडिक्ट भी बोल सकते हैं, पिलर एडिक्ट बोल सकते हैं। फिर गुहा लेख में बताया था, गुफा बनाया, गुफा के दीवार पे लिख दिया या अंदर लिख दिया, ये मैंने सब कुछ बताया था आपको उस समय भी। तो इस तरह से अशोक के शिलालेख को 3 तरह से विभाजित किया गया है। कहने का मतलब जो अशोक का जो अभिलेख है उसको 3 तरह से विभाजित किया गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। चर्चा हम करेंगे आज हम चर्चा करने वाले हैं उन्हीं चीज़ों को। चल देखिए हम करते हैं आगे। ये हमने देखिए, आप मैप के अकॉर्डिंग में बताऊंगा कौन सा अभिलेख कहाँ कहाँ पाएगा। ये आपका एडिक्ट ऑफ अशोका, अशोक के एडिक्ट कहाँ कहाँ पाए गए हैं और कौन से बृहद शिलालेख हैं और कौन से हमारे लघु शिलालेख है, ठीक है। तब इसकी पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जो अशोक का अभिलेख है, जो अशोक का जो हम बात करेंगे शिलालेख है, ठीक है, सॉरी अभिलेख, अभिलेख के अंदर आएगा शिलालेख, ठीक है। हमने क्या लिखा, अशोक के जो शिलालेख है उसको 2 तरह से विभाजित किया गया है। 2 तरह से विभाजित किया गया, एक बृहत में, बृहत मतलब कह रहे हैं जो बड़े शिलालेख हैं, जो बड़े आकार के हैं, और एक है जो लघु शिलालेख। तो हमारे एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है हमारे ये बृहत शिलालेख, ठीक है। हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है हमारा बृहत शिलालेख। और अगर बात करेंगे इसकी संख्या का, इसकी संख्या 8 है। कितनी संख्या है? 8 है। और ये 8 में एक ही सब में, मतलब कहने का मतलब जो 8 शिलालेख है, जो 8 बृहत शिलालेख है, उनमें एक ही बात की गई है सब में, ठीक है। तो कॉमन 14 बातें की गई हैं। 2 बातों को छोड़ के वो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तो कॉमन 14 बातें की गई है और 14 बातों के हम बारे में पढ़ना है हमको, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि पहले शिलालेख में क्या है, दूसरे शिलालेख में क्या है, इस तरह से। तो 8 बृहद शिलालेख है, 8 जगहों से पाए गए हैं, ठीक है। और लघु शिलालेख की संख्या तो बहुत सारा है। तो हम पहले बात करेंगे बृहद शिलालेख की, ओके। पहले बात करेंगे बृहद शिलालेख में, कहने का मतलब बड़ा वाला शिलालेख का, ठीक है। तो बृहद शिलालेख की बात करेंगे तो अगर इसको देखिए मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो देखिए हमारा देखिए शहबाजगढ़ी, ठीक है, कांधार, मानसेरा, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो जो हमारा सबसे जो बड़े शिलालेख है, तो हम देखेंगे अगर पाकिस्तान में तो मानसेरा, ठीक है, शहबाज गढ़ी, ओके, ठीक है। कंधार जो बृहद शिलालेख के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो देखिए हमारा ये मानसेरा, हमारे शहबाजगढ़ी, दोनों कहाँ हमारे पाकिस्तान में। यह है बृहद शिलालेख, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 2 हम इसको इधर साइड कर देते हैं, आप लोग को अच्छे दिखाई देगा, ठीक है। तो मानसेरा, शहबाजगढ़ी, ये दोनों हमारे पाकिस्तान में है, ठीक है। एक मानसेरा जो हमारा पाकिस्तान के हजारा ज़िले में है। ये सब भी याद नहीं रखना आपको, कोई जरूरी नहीं है, बस आप याद रखिए कि बृहद शिलालेख कौन है, ठीक है। ये पेशावर ज़िला में है, ठीक है। ये दोनों पाकिस्तान में है। जो कि आप मैप आपको मैं जूम कर दूँ तो मैप में आप देख रहे होंगे, ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं। ये देखिए ये हमारा
इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, ये हमारा इंडिया का बॉर्डर है। देखिए ये तो नदी हमारा, सॉरी, ये देखिए इंडिया का हमारा बॉर्डर जो है। और देखिए ये आपका फिजिकल मैप है, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा है, तो ये सब हमारा पाकिस्तान में मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, कंधार भी आगे हम देखें कंधार को। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी दो हमारे कहाँ हैं? पाकिस्तान में, ठीक है, ये बृहत शिलालेख में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमने लिखा मानसेरा, शहबाजगढ़ी। अब अगले शिलालेख के बारे में बात करेंगे। तो अगला हमारा शिलालेख होगा तीसरा नंबर पर हमारा गिरनार। गिरनार जो हमारा जूनागढ़ में, गुजरात में है, ठीक है। आप मैप में देख रहे होंगे, ये हमारा गिरनार है, ये हमारा गिरनार है जो कि गुजरात में है, गुजरात में, और ये जूनागढ़ जिले में, ठीक है। तो गिरनार हो गया। चौथा अगर हम बात करेंगे, सोपारा, सोपारा, ठीक है। चौथा हमारा हो गया सर सोपारा। और ये हमारा महाराष्ट्र के थाने जिला में, कहाँ है? महाराष्ट्र के थाने जिला में हमारा पड़ता है ये सोपारा। देखिए महाराष्ट्र के एरिया में है, ये गुजरात के एरिया में, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। हम यहाँ पे मैप पे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने साइड में लिखा, ओके। अब पाँचवा बात करेंगे, थोड़ा हम कलर चेंज करके लिखते हैं तो आप लोग को थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। पाँचवा नंबर, ये पाँचवा नंबर पर हम देखेंगे तो एरागुड्डी, एरागुड्डी है, ठीक है। पाँचवा नंबर पे एरागुड्डी है जो कि कुरनूल जिला में है। कुरनूल, और कहाँ कुरनूल कहाँ आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कुरनूल कहाँ है? तो हमारा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब बात करेंगे जोगढ़, जोगढ़, जोगढ़ कहाँ से? देखिए जोगढ़ आप यहाँ पे नजर आ रहा है, जोगढ़ और धौली, दो जो शिलालेख हैं, जोगढ़ और धौली बृहत हैं, दोनों क्या है? बड़े हैं। जोगढ़ और धौली दोनों बड़े हैं, और दोनों कहाँ? उड़ीसा में, उड़ीसा में। देखिए जहाँ ना जगह से मिला हुआ उसका नाम जगह के अकॉर्डिंग पड़ गया, ठीक है। सातवां है धौली, आपको लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। जोगढ़ और धौली कहाँ हमारा? दोनों उड़ीसा में, हमने उड़ीसा के लिए लिख दिया, ठीक है। आठवां जो शिलालेख हमारा कालसी, आठवां शिलालेख हमारा है कालसी, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कालसी। और ये कालसी कहाँ है सर? ये कालसी आपका है उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है। ये हमारे हुए शिलालेख, 8 शिलालेख जो महत्वपूर्ण शिलालेख है, हमने 8 की चर्चा किया है यहाँ पे। और जब आगे हम देखेंगे सब इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो हमने ये लिखा, हमने क्या? बृहत शिलालेख, ठीक है, बृहत, सॉरी, शिलालेख, ओके। ये हमारा हो गया बृहत शिलालेख से। अब हम देखेंगे हमारे जो लघु शिलालेख क्या क्या है, ठीक है। लघु शिलालेख कौन कौन से हैं, क्योंकि लघु शिलालेख की संख्या बहुत सारा है, तो हम जो जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा उसको लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसमें हमने 8 बृहत शिलालेख को देख लिया। आपको इसको बायोट्रिक भी याद कर सकते हैं, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, ये दोनों कहाँ? हमारा पाकिस्तान में। तो हमको तो याद नहीं रखना, MSG, GS, YG, जी, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, मैं मिला दिया जी। ये तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा हो ना, ये तो कलर, मैं दूसरा कलर का उपयोग कर लेता हूँ यहाँ पे, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं यहाँ पे साइड में ले लेता हूँ। देखिए M से मानसेहरा, A से शहबाजगढ़ी, G से गिरनार, A से सोपारा, Y से एरागुड्डी, J से जोगढ़, G से धौली, K से काली। देखिए आपको देखिए कैसे याद होगा, MS तो याद रखिए, MS, ठीक है, MS मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, तो आपको याद भी होगा, ठीक है। देखिए GS, GK दो चार आपको याद होगा, GS से गिरनार, S से सोपारा, G से धौली, K से काली। ये नंबर भी नहीं याद रखना, आपको कैसे भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि पहला नंबर पे आता है, दूसरा नंबर पे आता है, मैंने बताया। तो GS GK से दो आपको याद होगा, GS से G से गिरनार, S से सोपारा, G से धौली और K से काली। तो G से 2 है, ठीक है। M से मानसेहरा, S से शहबाजगढ़ी, दोनों आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब बच गया Y और J, Y और J। Y से हमारा एरागुड्डी जो कि आंध्र प्रदेश में, और J से हमारा जोगढ़। तो आप इनको याद कर सकते हैं। G से 2 आपका, G से आपका 2 है सर, पहला G से आपका है जोगढ़, सॉरी जोगढ़ नहीं, G से आपका है एक आपका गिरनार, ठीक है, एक G से आपका धौली, ठीक है, G से जो गिरनार और G से धौली। अब बात करेंगे S से आपका सोपारा का है केवल,
ए से आपका सावाजगढ़ी भी है, देखिए हम तो भूल गया, सावाजगढ़ी भी है। ठीक है, तो देखिए एम एस जी एस जी के वाई जे, एम एस जी एस जी के वाई जे, एम एस जी एस जी के वाई जे। एक बार आपको इसको अपने मन में करते रहिएगा तब याद होगा। एम एस जी के जी एस वाई जे, एम एस जी के जी एस वाई जे, एम एस जी के जी के वाई जे। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा सर। ठीक है, आप आठों जो बिरज से लेके उसको आपको याद हो जाएगा, और कौन 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 कहाँ है ये आपको याद रखना, क्योंकि ये पूछता है सवाल में ये आपका शिलालेख कहाँ से। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे लघु शिलालेख की, लघु शिलालेख कौन कितने हैं और किस चीज़ में क्या क्या चर्चा है। देखिए इस समय सारे में तो एक ही पॉइंट बोला गया, सारों में मैंने बोला कि आठों है, जिसमें आठों में 14 पॉइंट बोला गया है, 14 पॉइंट, और सब में कहीं ना कहीं सब समान है, इसलिए इसे 14 पॉइंट ही निकलेगा। लेकिन इसमें सब जो जो लघु शिलालेख है इसमें सब में कुछ अलग अलग बातें की गई है। तो जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, जो हमारे एग्जाम में पूछता है, हम उसकी ही चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा, इसमें हम लिखेंगे बृहद शिलालेख। ठीक है, ये नया मैप हमारा आ गया, सॉरी लघु शिलालेख। इंग्लिश में बोला तो माइनर रॉक इडिक्ट। ठीक है, माइनर रॉक इडिक्ट, मेजर मतलब बड़ा हो गया और माइनर मतलब छोटा, लघु हो गया। शिला लेख। ठीक है, ये हमारा है सर लघु शिलालेख। ठीक है, लघु शिलालेख कौन कौन से हुए, तो देखिए लघु शिलालेख में अगर बात करेंगे, पहले हम अगर चलेंगे अफगानिस्तान में, दो हमारा, ये अफगानिस्तान है, ये कंधार हो गया और शरेकुना। ठीक है, शरेकुना कंधार एक ही का नाम है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही नाम है। तो हम लिखते आते हैं शरेकुना और कंधार, ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, और एक देखेंगे लंग, कहीं कहीं लघमान भी मिलता है आपको देखने के लिए, लग्नाथ भी आपको देखने के लिए मिला। चाहे जलालाबाद आप रखिए, जलालाबाद। ओके, तो ये दोनों कहाँ हैं, सरेकुना, लंग, लगमान, जलालाबाद, ये तीनों एक ही नाम है, सॉरी, और सरेकुना और कंधार भी दोनों का एक ही का नाम है। ये दोनों मिलते हैं हमारे अफगानिस्तान से। जो जो आपके अलग कंट्री में वो आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपके जो देश में तो बहुत सारे पड़े, लेकिन जो ये पूछा है कि लघु शिलालेख सरेकुना और कंधार कौन से देश में है, ये इंडिया में है या नहीं, तो आपका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान में। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो अहरौरा यूपी में है। ठीक है, देखेंगे सहसाराम, जो सासाराम ही बोलते हैं, बिहार में। ठीक है, आगे देखेंगे हम भभू बैराट, भभू बैराट, भभू बैराट। ठीक है, भभू बैराट है, आप ध्यान रखिएगा। तो जयपुर राजस्थान में। ठीक है, भभू बैराट हमारा कहाँ है, तो राजस्थान में। ठीक है, जयपुर राजस्थान में हमारा। ठीक है, हम राजस्थान लिख देते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखिए ना रखिए, लेकिन आपको ये आपको स्टेट याद रखना है। ठीक है, तो राजस्थान में है भभू बैराट। आगे देखते हैं, दूसरे कलर से हम लिखते हैं, क्लियर होगा अच्छा से आपको। अब देखिए लिखेंगे रूपनाथ, गुजरा, शारो मारो, नाम देख लीजिए कैसा कैसा, सारो मारो जगह का नाम है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। पनगुड़रिया, ये तीनों, ये सब कहाँ है, एमपी में। रूपनाथ, गुर्जरा, सारो मारो, पनगुड़रिया कहाँ है, मतलब मध्य प्रदेश, एमपी में। ओके, यहाँ पे नंबर दे जाते हैं, 1 2 3, ये जगह का नाम है, सब समझ लीजिए इधर से। और ये हम नंबरिंग कैसे कर रहे हैं, तो स्टेट वाइज। ठीक है, 7वां स्टेट में हम देख लेते हैं, तो 7वां में हमारा आ जाएगा येरागुडी। देखिए येरागुडी हमारा बृहद शिलालेख भी है, और येरागुडी हमारा कौन सा है भाई, तो हमारा लघु शिलालेख भी। देखिए येरागुडी हम दिखाए थे, देखिए येरागुडी दिखाया भी यहाँ पे, बृहद शिलालेख भी और माइनर रॉक इडिक्ट भी दिखाया ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो येरागुडी हमारा हो गया। और हम बात करें तो राजुल मंडलगिरी, राजुल मंडलगिरी, ये हमारा भी कहाँ है, तो ये दोनों हमारा है कर्नाटका में, कर्नाटक कहाँ है, तो कर्नाटका में हमारा दो है, येरागुडी और राजू मंडल गिरी। आगे हम देखते हैं सर, इसको हम साइड में भी कर देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, हम इधर लिखते हैं। ओके, क्योंकि जगह भर चुका है। देखिए
देखिए आगे लिखेंगे हम, तो हमारा आएगा सन्नाती, ठीक है, सन्नाती आ जाएगा, सिद्धपुर, सॉरी 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 यहाँ मेरा मिस्टेक हो गया, आप यहाँ ध्यान दिए, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में है, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है, तो आंध्र प्रदेश में, सॉरी। सन्नाती हो गया, ठीक है, सिद्धपुर हो गया, जट्टी ग्रामेश्वर, सन्नाती, जट्टी ग्रामेश्वर। देखिए नाम से आपको लग भी रहा होगा, गोभी मठ, ठीक है, देखिए नाम से आपको लग रहा है, मास्की, नेतुर, उद्लोगन। आपको सब कुछ याद नहीं रखना, लेकिन आप जब एक बार अगर इसको आप दो बार देख लीजिएगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से स्टेट में है। क्योंकि अगर आपको कभी यहाँ पे एग्जाम में अभी आज भी जाए कि इनमें से कौन हमारा कर्नाटका में नहीं है, इनमें से कौन, ठीक है, ये सब हमारे हैं कहाँ के, तो कर्नाटक के, ओके। शरणार्थी, सिद्धपुर, जट्टी मरेश्वर, गोपीमठ, मास्की, नेतुर, उद्गोलन, ब्रह्मगिरी, ये सब कहाँ हमारे, तो कर्नाटका में है। ये सब लघु शिलालेख, इसकी संख्या ज़्यादा आपको है, ठीक है। अब इनमें से हमको याद क्या रखना जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, तो देखिए हम उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है सर, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मास्की, नेतुर, उद्गोलन और रूपनाथ गुर्जरा, ठीक है, रूपनाथ गुर्जरा, यहाँ से हम लिख देते हैं, रूपनाथ गुर्जरा, मास्की, उद्गोलन। ये चार ऐसे लघु शिलालेख हैं कि जहाँ पे अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। वहाँ पे लिखा है अशोक, ठीक है, अशोक का बहुत सारा नाम है। हम जब अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, तो अशोक का कहीं कहीं नाम प्रियदर्शनी है, कहीं अशोक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारे ये चार शिलालेख हैं, आपको पूछता है कि किन शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो आपका उत्तर होगा रूपनाथ, गुर्जरा, मास्की, उद्गोलन। आपका जो याद हो जाएगा, रूपनाथ, मास्की, गुर्जर, उद्गोलन, रूपनाथ, मास्की, गुर्जर, उद्गोलन, ठीक है, रूपनाथ, गुर्जरा, मास्की, उद्गोलन, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी आपको जो भी मानो तो आप इसको याद रखिए, MURG, मुर्गा, ठीक है, मुर्गा याद रखिए, मुर्गा। देखिए एम से हो गया मास्की, यू से क्या हो गया आपका सर, उद्गोलन, आर से क्या हो गया रूपनाथ, जी से क्या हो गया गुर्जरा, इसमें क्या है अशोक, मुर्गा याद रखें। तो ये मुर्गा जैसे कि आप एग्जाम में आपको भुला दीजिएगा तो आपको याद आएगा, कह रहे मुर्गा, अशोक वाला मुर्गा याद आ गया, तो एम से आपको ध्यान में रहेगा। अच्छा आपको ऑप्शन छाट लेंगे, एम से देखिएगा आप वहाँ मास्की है तो मास्की हो गया, यहाँ पे यू देखिएगा तो यू से उद्गोलन हो गया, आर से देखिएगा तो आपका रूपनाथ है, और जी से आपको देखिएगा तो गुर्जरा है, इससे हम अशोक का नाम है, ठीक है। हमने इसका ट्रिक बना दिया मुर्गा, ओके, आप ध्यान रखिए। तो मुर्गा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है, ठीक है। मुर्गा अभिलेख मत याद रख लीजिएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। मुर्गा बस एक ट्रिक है, ओके। यहाँ पे हमने देखा, और हम देखेंगे तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मास्की में स्पेशल जो एक नाम देखने को मिलता है वो है, मास्की को स्पेशल नाम देखने को मिलता है प्रियदर्शी अशोक। क्या मिलता है, प्रियदर्शी अशोक, ये हमारा मिलता है मास्की में स्पेशल नाम। क्या है, तो मास्की में स्पेशल नाम मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा भब्बू बैराट के बारे में, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, हम उसकी ही चर्चा कर रहे हैं, हम ज़्यादा फालतू नहीं कर रहे हैं, ओके। आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला बात, भब्बू बैराट कहाँ है सर, तो हमारा भब्बू बैराट है राजस्थान में, ठीक है। भब्बू बैराट कहाँ है, तो हमारा राजस्थान में है, तो हम राजस्थान भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसकी खोज किसने की थी, इस शिलालेख की खोज किसने की थी, कनिंघम। किसने की थी, कनिंघम ने। किसने किया था, तो लॉर्ड कनिंघम ने इस शिलालेख की खोज की, जो कि लघु शिलालेख है, और इसमें लिखा गया है अशोक के बारे में, मगध के राजा, मगध सम्राट। तो मगध के राजा, मगध सम्राट, ये मतलब कहने का मतलब, और बुद्ध धम्म संघ, ये सब का चर्चा कहाँ हुआ हमारा, तो भब्बू बैराट के, राजस्थान के भब्बू बैराट शिलालेख में, जिनका खोज कनिंघम द्वारा किया गया था। ये मगध के राजा, मगध सम्राट, बुद्ध धम्म संघ, ये तीनों का चर्चा हमारा किया गया भब्बू बैराट में। ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसको पढ़ा। साथ ही साथ हमने देखा बिहार में हमारा कौन सा, सासाराम, ये भी आ रहा कहाँ, यूपी में,
ठीक है। अफगानिस्तान में दो, हमारा जो अलग विदेशों में दो, ये हम देख लिया, ठीक है। कहाँ कहाँ अशोक का नाम अशोक मिलता है, हमने ये भी देख लिया। येलागुड़ी देखा कि जो बृहद शिलालेख भी है और हमारा लघु शिलालेख भी, ये आंध्र प्रदेश में, हम कर्नाटक भी सबकी बात कर लिए। इस तरह से हम देखेंगे तो जितना हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था वो सारे शिलालेखों की चर्चा हमने कर लिया, शिलालेख का चर्चा हमने कर लिया। आप इसका एक तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड कर रहा था क्योंकि मेरे यहाँ पे आ रहा होगा फोटो, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कम कर दूंगा तो आप लोगों को क्लियर नजर आएगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक आप अपने मैप अपने पास रखिए और मैप में एक मैप बनाइए अपने पास, चाहे तो फिर मैप खरीद भी सकते हैं। अब जब नोट्स बना रहे हैं तो मैप में वहाँ पे शो कर दीजिए कि हाँ बृहद शिलालेख यहाँ यहाँ पाया गया, साइड में नाम लिख दीजिए। फिर आप एक और मैप में लिखिए कि लघु शिलालेख यहाँ यहाँ से पाएगा। तो जब मैप बनाइएगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा आसान तरीके से। ऐसा नहीं कि आपको दोबारा याद करना पड़ेगा, ट्रिक मुर्गा वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं, सब कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार मैप बनाइए, मेहनत करना है आपको, ठीक है। उसके लिए हम तो मेहनत नहीं कर सकते, हमारे तरफ से जितना ही मेहनत हो रहा है हम कर रहे हैं, वो मेहनत करना है आपको, ठीक है। तो आप लोग इसका बना लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे लघु शिलालेख और सॉरी शिलालेख खत्म हो चुका है, तो हम कहाँ आएंगे अब स्तंभ लेख। हम देखेंगे स्तंभ लेख हमारा कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। स्तंभ लेख, ओके। तो हम स्तंभ लेख चलेंगे, यहाँ पर से एक हम नया पेज ले लेते हैं। चलिए, क्या कलर, ग्रीन ले लीजिए, ओके। देखिए, तो स्तंभ लेख की बात करेंगे तो स्तंभ लेख को भी दो भाग से बांटा गया हो कहीं ना कहीं। तो स्तंभ लेख में लिखा स्तंभ लेख, इसको दो भाग में, स्तंभ लेख को पिलर एडिक्ट बोलते हैं, पिलर एडिक्ट, ये ध्यान रखिए। मैंने भी, आप इंग्लिश थोड़ा भी देख लीजिए इसका, ठीक है। पिलर एडिक्ट, एडिक्ट मतलब होता है लेख, ठीक है। तो स्तंभ लेख को भी दो तरह से बांट देंगे, एक बृहत में और एक बृहत में और एक लघु में, ठीक है। ये नहीं होगा, सॉरी, बृहद शिलालेख, यहाँ पे थोड़ा बृहद हो गया हमारा और ये लघु, स्तंभ लेख है ना दोनों। तो हम देखेंगे इसमें भी हमारे एग्जाम के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बृहद शिलालेख में, अगर सॉरी बृहद स्तंभ लेख में देखेंगे तो हमारा देखिए पहला आएगा, दूसरा कलर से लिख लेते हैं, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। यहाँ से बहुत सारा जीके आपको तैयार होगा। जो आपका जीके में यहाँ पे तैयार होता है, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जीके आपका तैयार हो रहा है, तो आपको, आपका ये फर्ज है कि आप वहाँ पे उसको नोट करिए बुक में, सॉरी कॉपी में। लौरिया, नंदगढ़, लौरिया, अरेराज, ठीक है, रामपुरवा, कौशाम्बी, प्रयागराज। नोट्स तो बना ही सकते, इतना आपके पास तो समय है ही, ठीक है। तो देखिए हम एक एक करके सबको देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली टोपरा की बात अगर करेंगे हम, दिल्ली टोपरा का ये कलर आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दिल्ली टोपरा की अगर बात करेंगे तो ये पहले टोपरा में हरियाणा में था। कहाँ था? टोपरा में हरियाणा में था। तो जब फिरोज शाह तुगलक, हम भी कहते हैं फिरोज शाह तुगलक, ये कौन वंश के थे? तुगलक वंश के थे। जब हम पढ़ेंगे इसके बाद ही हमारा मतलब कहने का एनसीटी जब खत्म होगा तो हमारा मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट होगा, मध्यकालीन भारत, उसमें हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश। तो फिरोज शाह तुगलक थे। तो टोपरा तरफ निकलते हैं एक बार शिकार के लिए, तो वहाँ पे अब यहाँ पे ये शिलालेख मिलता है। तो शुरुआत में बहुत तोड़ने का कोशिश करते हैं, तो फिर उसके बाद तोड़ते नहीं हैं, क्या करते हैं उसको फिर दिल्ली लेके चले आते हैं, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये दोनों अभिलेखों को, दिल्ली मेरठ को भी और हमारा इसका भी, दिल्ली टोपरा को, दोनों को दिल्ली लाया था, ठीक है। तो पूछा था कि कौन सा अभिलेख हमारा फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था दिल्ली में, दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ दोनों हो गया, ठीक है। और यही पूछा जाता है कि कौन सा जो हमारा ऐसा दिल्ली सल्तनत का बादशाह था जो अशोक के शिलालेखों के संरक्षक रहा। संरक्षक करने का मतलब कि उसको बचा कर रखा, क्योंकि वहाँ टोपरा से जब दिल्ली लाया तो कहीं ना कहीं उसको संरक्षित करके रखा अपने शासनकाल में, तो फिरोज शाह तुगलक हुआ होता है, ठीक है। और दिल्ली टोपरा के बारे में हम देखेंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है इसको हम बात करेंगे। देखो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले कौन पढ़े थे 1837 में, ये आपको पता है, जेम्स ब्रिग्स।
जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा सबसे पहली बार पढ़ा गया था कौन सा अभिलेख तो दिल्ली टोपरा जो कि स्तंभ लेख था। तो किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में। पूछता है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का उपलब्धि किसको प्राप्त हुआ? तो जेम्स प्रिंसेप महोदय को हुआ 1837 में। इन्होंने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ लिया, ठीक है, ब्राह्मणी लिपि को इन्होंने पढ़ लिया, तो दिल्ली टोपरा अभिलेख को ही पढ़ पाया, ठीक है। अगर हम आगे चलेंगे, आगे देखिए हम बात करेंगे दिल्ली टोपरा में और क्या है। तो दिल्ली टोपरा में देखिए अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा स्तंभ लेख, सबसे बड़ा स्तंभ लेख है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा स्तंभ लेख सबसे पहले बार पढ़ा भी गया है, ठीक है। दिल्ली मेरठ की बात करेंगे तो सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहले, इसके बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले क्या खोजा गया था? तो हमारा दिल्ली मेरठ। लौरिया नंदगढ़ के बारे में देखेंगे। ये जो स्तंभ लेख में क्या होता है, ऐसा होता है, ये ऐसा स्तंभ लेख है कि इसके ऊपर में मोर बना हुआ है। क्या बना हुआ है सर? मोर। तो स्तंभ के शीर्ष मतलब ऊपर पर मोर की आकृति। ये एग्जाम में अगर आ जाए आपका कि अशोक के कौन से स्तंभ लेख में, कौन से बृहत स्तंभ लेख में सिर पे, स्तंभ के सिर पे मोर की आकृति बनी हुई, हमारा उत्तर क्या हुआ? लौरिया नंदगढ़। तो देखिए लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा, ये तीनों कहाँ है? तो चंपारण बिहार में, ठीक है, चंपारण बिहार में लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा, ओके, ये हमारे बिहार में पड़ता है। ये दोनों दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा अपन देख लिया, ठीक है। तो देखिए, और जो अरेराज है हम देखेंगे, अरेराज है ये हमारे उतना इंपॉर्टेंट नहीं इसके बारे में, ठीक है, इतना हम नहीं पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे रामपुरवा। तो रामपुरवा में क्या है कि रामपुरवा में क्या है कि इसके शीर्ष पे क्या बना हुआ है? वृषभ। जैसे उसने मोर बनाना, इसे वृषभ बना, वृषभ मतलब बैल बोल सकते हैं, सांड, ठीक है, वृषभ बैल, ठीक है, वृषभ बना हुआ और क्या बना हुआ? तो बैल बना हुआ, ठीक है। और अगर देखेंगे तो यहाँ पर दो है, दो यहाँ पर दो है, दो स्तंभ लेके रामपुरवा में। तो एक के ऊपर वृषभ बना हुआ है, एक के ऊपर सिंह बना हुआ है, शेर जिसको बोल सकते हैं, सिंह या शेर, ठीक है। तो हमने बता दिया। तो रामपुरवा का क्या खासियत है? पहला बात ये बिहार में इसका क्या खासियत है कि इसके शीर्ष पे, स्तंभ के शीर्ष पे वृषभ या बैल की आकृति है। साथ ही साथ एक और अभिलेख है रामपुरवा में, एक और स्तंभ लेख है जहाँ पे सिंह और शेर की आकृति है। लौरिया नंदगढ़ आप समझ चुके हैं, उसमें शीर्ष पे क्या है? तो मोर की आकृति। ये सवाल आपका आएगा, बता देंगे। अब हमारा कौशाम्बी का अभिलेख है प्रयागराज। तो देखिए कौशाम्बी का अभिलेख की बात करेंगे तो ये अकबर के समय से, अकबर के समय में जहांगीर, ठीक है। तो अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। तो अकबर के शासनकाल में हम क्या लिखे? अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने इसको कहाँ लाया था? तो इसको लाया था, हमारा कहने का मतलब इसको लाया था दिल्ली में, ठीक है। अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने इसको अभिलेख को प्रयागराज से कहाँ ले लाया? तो हमारा दिल्ली ले आया, ठीक है। ये हमने ध्यान दिया इसका। अब देखिए जो कौशाम्बी प्रयागराज का अभिलेख है, कौशाम्बी प्रयागराज का अभिलेख है, तो इसको बोलते हैं रानी का अभिलेख, ठीक है, रानी का अभिलेख। अरे अभिलेख की जगह बार बार खा लिखा जा रहा है यार, अभिलेख, ठीक है। तो एग्जाम में पूछता, डायरेक्टली पूछा भी है, पूछा भी है कि रानी का अभिलेख के नाम से कौन सा अभिलेख को जानते थे? कौशाम्बी या प्रयागराज अभिलेख को, कौशाम्बी या प्रयागराज स्तंभ लेख को हम रानी का अभिलेख बोलते हैं, ठीक है, रानी का अभिलेख बोलते हैं, क्योंकि इसमें इसकी पत्नी कारूबाकी का वर्णन है। कौन? इसकी पत्नी, अशोक की पत्नी कौन? कारूबाकी। अशोक की पत्नी कौन? कारूबाकी का वर्णन है, ये पत्नी थी, और इसका बेटा तीवर, ठीक है, इसका बेटा जो था तीवर का वर्णन किया गया है ये कौशाम्बी के अभिलेख में। किसका वर्णन किया गया है? तो तीवर का वर्णन किया गया है कौशाम्बी के अभिलेख में, ठीक है। और इसमें देखिए समुद्रगुप्त की भी चर्चा की गई है, समुद्रगुप्त। तो कौशाम्बी अभिलेख में हम बात करेंगे तो इसमें समुद्रगुप्त की भी चर्चा की गई है, अकबर की चर्चा की गई है। तो सॉरी, अकबर का चर्चा नहीं, तो अकबर इससे भी रिलेटेड है, अकबर और जहांगीर तो रिलेटेड हो गए। तो समुद्रगुप्त की चर्चा की गई है, अशोक की चर्चा की गई है, उसकी पत्नी कारूबाकी और उसके बेटे तीवर की चर्चा की गई है। ये हमने देखा स्तंभ लेख, जो कि बृहत स्तंभ लेख था। अब हम देखेंगे लघु स्तंभ लेख, ठीक है, हम देखेंगे लघु स्तंभ लेख, इसको हम साइड में भी करेंगे और देखेंगे लघु स्तंभ लेख, ठीक है। यहाँ तक मैंने साइड में कर दिया।
अब हम देखते हैं कि लघु स्तंभ लेख कौन कौन से हमारे एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो हम उसकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। उसके बाद हमारा खत्म ही होने वाला ये लेक्चर, छोटा लेक्चर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। तो देखिए लघु स्तंभ लेख में देखेंगे तो हमारा सारनाथ से पाया गया, कहाँ कहाँ पाया गया, मैं ये लिखते हैं, जो जो हमारे इम्पोर्टेंट हम उसके बात कर लेंगे। सांची से पाया गया, ठीक है। देखिए सारनाथ और सांची, ठीक है, सारनाथ हमारे यूपी में, सांची हमारे एमपी में, ये दोनों में बोला गया है, ये दोनों अभिलेख में ऐसा लिखा गया जो संघ भेद की बात करेगा, और संघ के अंदर अगर भेदभाव की बात करेगा तो उसको श्वेत वस्त्र पहना दिया जाएगा और उसको राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो संघ भेद की चर्चा की गई किसके अंदर, सारनाथ और सांची के लघु शिलालेख, लघु स्तंभ लेख में, ठीक है। संघ भेद तो संघ जो हमारा बुद्ध जो बौद्ध संघ था उसमें उसकी बात की गई है कि संघ के अंदर जो भी मतलब लोग संघ भेद की बात करेगा उसको श्वेत वस्त्र पहना के राज्य से बाहर कर दिया जाएगा, राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये सारनाथ के अभिलेख और सांची के अभिलेखों में वर्णन है, ठीक है। दूसरा देखिए निगाली सागर, निगाली सागर, ठीक है। निगाली सागर की बात करेंगे तो निगाली सागर देखिए हमारा पहला बात नेपाल में है, सबसे पहली बात क्या है तो दोस्त नेपाल में है, ये ध्यान रखिएगा। तो निगाली सागर में क्या है, देखिए निगाली सागर में किसी की चर्चा की गई है, तो निगाली सागर जो अभिलेख है ये हमारा, इसमें कनक मुनि की बात की, कनक मुनि की चर्चा किसकी है, कनक मुनि की चर्चा, ठीक है। ये निगाली सागर में किसकी चर्चा है तुम्हारा, कनक मुनि की चर्चा, ओके। चलिए तो निगाली सागर भी आपका कंप्लीट है। तीसरा देख लेंगे जो जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ज़्यादा है, तो ज़्यादा कौशाम्बी बहुत बार पूछा है, लौरिया नंदगढ़ मोर वाला पूछता है, दिल्ली टॉपर है तो समझ लीजिए फेवरेट एग्जामिनर का, ठीक है। इस तरह से आप लोग सब कुछ याद कर लीजिएगा। हम देख लेंगे रूमन देई का अभिलेख, रूमन देई, देखिए कहाँ रूमन देई कहाँ, ये भी नेपाल में है, ये भी कहाँ है तो नेपाल में है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कर व्यवस्था की चर्चा की गई है, कर व्यवस्था, अशोक के समय जो कर व्यवस्था उसकी चर्चा की गई है। तो रूमन देई की बात कही गई कि रूमन देई में जो कर व्यवस्था 1/6 जो लिया जाता था, कुल उपज का 1/6 लिया था, उसको कम करके 1/8 कर दिया गया, ठीक है, उसको कम करके 1/8 कर दिया गया। ये कर व्यवस्था की चर्चा की गई है किसके में, तो रूमन देई में। साथ ही साथ बलि जो था, बलि कर था, उसको समाप्त कर दिया गया। तो बलि कर क्या था, बलि कर था कि आपका स्वेच्छा के अनुसार, आप जब पढ़े होंगे, हम जब मैंने पढ़ाया था आपको बलि से बताया तो उसमें बताया था कि बलि किस टाइप का करें, तो बलि स्वेच्छा वाला कर था कि आपका जो मन है आप उसके अकॉर्डिंग आप कर दीजिए, आपका जो मन है, आपको जबरदस्ती नहीं है, उसको बोलते थे बलि कर, ठीक है। आज का बलि मत सुने कि बलि जो देना होता वो नहीं, ये बलि एक तरह से टैक्स का टाइप है, बलि कर दो, ठीक है। तो कर व्यवस्था की चर्चा हमारे रूमन अभिलेख में है। तो हमने एक एक करके हमने क्या बोलता है बोला जाए तो हमने स्तंभ लेख की चर्चा भी कर लिया, साथ ही साथ शिलालेख की चर्चा कर लिया। अब हम आगे देखेंगे गुहा लेख, क्या देखेंगे हम, गुहा लेख। तो देखिए गुहा लेख की चर्चा करेंगे, देखिए हमारा एक चीज़ तो छूटा हुआ, हम इसकी चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम तीनों को निकाल लेते हैं उसके बाद, ठीक है। गुहा लेख क्या हमारा, इसकी चर्चा कर लेते हैं सर। तो इसका आप पहले बात ऐसा करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको स्क्रीनशॉट ले जाते हैं, नोट्स तो बना ही रहे होंगे, अगर नहीं बना रहे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ये आप लिख के ले लीजिए हमसे। तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके बाद नेक्स्ट करूँगा, ओके, ठीक है। देखिए मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ, देखिए तो गुहा लेख की बात करेंगे, छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है गुहा लेख। गुहा लेख मतलब केव एडिक्ट, केव एडिक्ट मतलब क्या है कि गुफा में लिखा गया, मैंने पहले बता दिया इसको। देखिए ये दो अशोक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, अशोक के द्वारा लिखा गया था, और एक हमारा दशरथ के द्वारा, ठीक है, दशरथ द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो अशोक द्वारा जो बनाया गया सर, देखिए हमारा ये कहाँ बनाया गया, बराबर की पहाड़ी पे, कहाँ बनाया गया, बराबर की पहाड़ी, बराबर जो बिहार में पड़ता है, तो बराबर की पहाड़ियों में बनाया गया में पड़ता है, ठीक है, बराबर की पहाड़ियों में बनाया गया। 4 गुफा बनाया गया, कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, हमने चारों का नाम लिख दिया, विश्व झोपड़ी, ये नाम है सारे गुफा का, ठीक है। तो आप जब बराबर जाइए तो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा है, कहने का मतलब एक तरह से वो कला है एक तरह से बनाने का गुफा को। अंदर इतना चिकना है, अंदर जो उसका मैं गया हूँ, आप देखा हूँ, अंदर बहुत ज़्यादा चिकना, इतना कि अब टाइल्स है उससे भी ज़्यादा चिकना है। उसके अंदर जो बहुत अंधेरा भी है, और जब आप बोलिएगा एक बार तो वहाँ पर इको भी बहुत ज़्यादा गूंजता है। ये बनाया गया था कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा, और इस पे कुछ उत्कीर्ण भी किया गया, करने वक्त लिखा गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे, गुहा लिखा गया, ठीक है। तो देखिए सुदामा और विश्व झोपड़ी जब अशोक गद्दी बैठा था तो 12वें वर्ष,
गद्दी पे बैठने के 12वें वर्ष बाद बनाया था, और ये 19वें वर्ष में बनाया था। ये क्या बनाया था? 19वें वर्ष में। जब 12 वर्ष हो गया उसने गद्दी बैठे हुए, तो सुदामा भी जो भी 2 गुफा बनाया, और जब 19 वर्ष हो गया उसने गद्दी बैठे हुए, तो कर्ण चौपाट 2 जगह बनाया। और ये किन के लिए बनाया था? तो ये बनाया था आजीवकों के रहने के लिए। किन के लिए? आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए। आजीवक, हम आगे बात करेंगे आजीवक संप्रदाय की। तो आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए बराबर में 4 गुफाएं बनाया गया, कर्ण चौपाट, सुदामा, विष्णु झोपड़ी। और यहाँ में आपका पूछता भी है, ठीक है। दशरथ बनाया था, दशरथ जो हमारा राजा था, ये भी अशोक, इन्होंने बनाया हमारा झोपड़ी नागार्जुन की पहाड़ी पे, नागार्जुन की पहाड़ियों पर बनाया। और नागार्जुन की पहाड़ियों पर बनाया, कौन कौन से इसका भी नाम देख लेते हैं, ठीक है। नागार्जुन के पहाड़ियों पर बनाया था ये, ठीक है। देखिए इसका जो नाम है गोपी, सॉरी मिस्टेक बड़ा लिखता हूँ, गोपी, जो इसका नाम, ठीक है, सब गुफा का नाम है। दूसरा वर्तिका, वहिका, ये 4 झोपड़ी, इसमें भी 4 झोपड़ी बनाया, ये नागार्जुन की पहाड़ियों पे। देखिए हमने जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था वो तो मैंने बता ही दिया, साथ में कुछ एक्स्ट्रा बता दिया जो कि आप अगर याद करते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, कि हो सकता है अगर सवाल घुमा के पूछे तो आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक एक करके सारे शिलालेख के बारे में चर्चा कर लिया। अब हमारा एक चीज़ बच गया है, वो बच गया हमारा कि जो हमने बताया था शुरुआत में, जो 8 जो बृहद शिलालेख हैं उसे 14 बातें कही हैं। तो उन 14 बातों की हम चर्चा करेंगे सर, 14 बातों के जो कि आपको एग्जाम में पूछता है, तो 14 बात की चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम आइए देखिए, हम देखते हैं अपना पहला बात। तो शिलालेख फर्स्ट यहाँ पर लिखा गया, पहला बात क्या कहा गया, शिलालेख पहला में क्या बोला है कि इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। हम जूम कर देते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला, ठीक है। क्या बोला गया है सर कि इसमें पशु बलि की निंदा की गई है तथा समारोहों पर पाबंदी की बात की गई है। इस आदेश के बाद भी राजकीय पाकशाला में सैकड़ों पशुओं के स्थान पे 2 मोर 1 मृग मारा जाता है। देखिए अशोक, जब कहने का मतलब हम बात करेंगे, जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था कलिंग युद्ध के बाद, हम अशोक में पढ़ेंगे, जब अशोक की बात करेंगे तो उसमें, तो इसने क्या किया कि पशु बलि को छोड़ दिया, बोला कि अब पशुओं की बलि नहीं होगी, पशुओं की हत्या नहीं होगी हमारे राज्य के अंदर, ठीक है। ये बोला कि अब हम सीमित पशु हत्या करेंगे। कहा बोला कि जो हमारे पाकशाला है, जो हमारा जो जहाँ पे खाना बनता है राजा का, बोला उसमें बस अब 2 मोर बनेंगे, 2 मोर का मतलब कहने का मतलब ये 2 मोर कटेगा और 1 मिर्ग को मारा जाएगा, बस इतना ही। अभी देखिए पहले बहुत सैकड़ों पशु करता था, लेकिन उसके लिए आप 2 मोर ही केवल और 1 मिर्ग। अब आगे जाके ये भी खत्म कर देंगे। कहने का मतलब पशु बलि की निंदा की गई है पहला में, हम हटा देंगे इस चीज को, ठीक है। तो पहला क्या किया आपको याद रखना, पशु बलि, पहले आपका देखिए ध्यान आया पशु बलि पे, ठीक है। इसका सेकंड में बोला है कि देवान पी में तो क्या हुआ, ये शोक का नाम था, ठीक है। आप देखिएगा आगे, तो देवान पीने ने मानवों और पशुओं के कल्याण से संबंधित अनेक कल्याणकारी कार्य जैसे सड़क निर्माण, कुआं निर्माण, सड़क किनारे छायादार वृक्ष, चिकित्सालय की व्यवस्था, समाज कल्याण, पशु चिकित्सा, न केवल अपने साम्राज्य बल्कि दक्षिण के पड़ोसी राज्य चोल, पांड्य, केरल पुत्र सतीपुत्र तथा पश्चिमी पड़ोसी राज्य सीरिया शासक एंटियोकस और पड़ोसी राज्य को उपलब्ध किया। देखिए तो सेकंड में आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, सेकंड में इसने क्या किया, इसने कल्याणकारी काम किया, बहुत अच्छा काम किया। कहीं पे चिकित्सालय बनाया है, मनुष्य के लिए भी चिकित्सालय, पशु के लिए चिकित्सालय बनाया है, सड़क का निर्माण कराया, कुआं का निर्माण कराया, जिससे कि लोगों का कल्याण। तो सेकंड में क्या आपका है, सेकंड में आप ध्यान रखें कि सबसे जब याद करने के लिए आपको चिकित्सालय की व्यवस्था, सॉरी बहुत मिस्टेक बनाया, चिकित्सालय की व्यवस्था। तो पहला में पशु बलि की निंदा की गई है, दूसरा में चिकित्सालय की व्यवस्था की गई, किसके लिए, मनुष्य और पशु के लिए। एक आप ट्रिकली वाइज भी याद कर सकते हैं। पहला में पशु को बोला कि हत्या नहीं करेंगे, दूसरा बोला कि चलो पशु के लिए भी अब चिकित्सालय हॉस्पिटल बनाएंगे और मनुष्य के लिए तो बनेगा ही, ठीक है। तो अब जब ये चिकित्सालय आपको याद आ जाएगा तो आपको ध्यान में और भी याद आएगा कि बहुत सारे काम किया था, सड़क निर्माण करवाया था, कुआं निर्माण कराया था, ठीक है। हम देखते हैं तीसरा अभिलेख में क्या कहा, 2 हो गया आपका क्लियर। तीसरा देखिए क्या बोला है, अशोक के तीसरे शिलालेख से ये ज्ञात होता है कि उसके राज के परदेशी की राजू क्या एक, हम आगे देखेंगे प्रशासन की बात करें तो राजू एक पद है, पोस्ट है,
एक पोस्ट एक आदमी है, ये युक्तों को हर 5 वर्ष में धर्म प्रचार हेतु भेजा जाएगा। ये बोला कि राजुक है, उसका काम है कि धर्म का प्रचार करेगा हर 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष पे धर्म का प्रचार करेगा, जिसे अनुसंसाधन कहा जाता है। किसे, जिसको क्या बोलते हैं, अनुसंसाधन, ठीक है। जिसमें बचत, धार्मिक नियम और अल्प व्यय को धर्म का अंग बताया, ठीक है। तो धर्म था, अशोक का जो धर्म है उसकी चर्चा हम करें डिटेल से। तो अशोक के धर्म के 3 अंग बताया, बचत, सेविंग्स, धार्मिक नियम और अल्प व्यय, कम खर्चा, ठीक है। ये सब अशोक के धर्म थे, धर्म, ठीक है, धर्म नहीं धर्म, जो बुद्ध धर्म था हम देखेंगे आगे। तो देखिए अशोक के तीसरे शिलालेख में किस के बारे में बात किया गया है कि राजुक की नियुक्ति किया गया है, और बोला है कि राजुक को हर 5 वर्ष के बाद दौरा पे आना है। कहाँ जाना है, हर 5 वर्ष बाद धर्म का प्रचार हेतु दौरा पे आना, ठीक है। तो कहने का धर्म महामात्रों की नियुक्ति, एक तरह से धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। कहीं क्या आपको देखिएगा, धर्म महामात्र मतलब एक तरह से धर्म के जो कहने का जो बड़े ऑफिसर्स एक तरह से महामात्र हो गए, तो जो धार्मिक कार्य को देखते हैं, तो धर्म महामार्तों की नियुक्ति की गई है। और उससे बोला गया है कि हर 5 वर्ष बाद, अपने ऑफिसर को बोला कि हर 5 वर्ष बाद आप दौरे पे जाएं। कहाँ जाएं, तो आप दौरे पे जाएं, पूरे अपने राज्य में, जो हमारा जो राज्य है, पूरे देश है, उसके चारों तरफ आप देखें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हमारा था शिलालेख तीसरा में। पहला में पशु बलि की निंदा छोड़ना, पशु बलि की हत्या करना छोड़ा। दूसरा मुश्किल चिकित्सालय बनाया। और तीसरा में आप कह रहा है धर्म को फैला रहा है, धर्म की प्रचार करवा रहा है अपने देश के अंदर, अपने राज्य के अंदर। 3 तक हमने क्लियर कर लिया होगा। आगे चलते हैं। शिलालेख 4 में बोला धर्म नीति की जगह के बारे में विशेष बात होता है। भेरी घोष की जगह धर्म घोष। इसमें ये याद रखना है कि भेरी घोष को हटा के धर्म घोष बना दिया गया। भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की गई। मतलब भेरी घोष क्या है, युद्ध के पहले जो बिगुल बजता था, युद्ध के पहले जो बहुत बड़े बड़े शंखनाद होते थे, ढोलक बजा, बिगुल बजा, उसको बोलते थे भेरी घोष। तो यहाँ क्या हो गया, धर्म घोष। अब शांति रहेगा, अब लोग धर्म के पालन करेंगे। क्या बनेंगे, तो धर्म का पालन करेंगे। तो हमने देखा कि हमारा चौथा हमारा शिलालेख में क्या है सर, तो भेरी घोष की जगह धर्म घोष, भेरी घोष की जगह धर्म घोष की चर्चा की गई हमारे चौथे शिलालेख में। ओके, आगे चलेंगे, हम देखेंगे शिलालेख 5वां में क्या है। तो अशोक ने लोगों को धर्म में परिवर्तित करने और धर्म में प्रेरित लोगों के कल्याण के लिए शासन के 13वें वर्ष, क्या बोला है, शासन के 13वें वर्ष में क्या है, देखिए शासन के 13वें वर्ष में धर्म महामात्र की नियुक्ति। देखिए आगे मैंने वहाँ पर बताया धर्म महामात्र। तो वहाँ पे क्या है कि ऑफिसर को बोला था कि जो राजुक है वो हर 5 वर्ष के उपरांत पे कहाँ जाएंगे, तो दौरा पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, तो दौरा पे, अपने देश के अंदर। लेकिन देखिए जो धर्म महामात्रों की नियुक्ति कहाँ है, तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति कहाँ किया गया सर, 5 में। देखिए अब धर्म की सब जगह बात की है, तो यहाँ पे क्या किया, 5 में धर्म महामात्रों की नियुक्ति। तो वहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा, हमने वहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो धर्म महामात्रों की क्या किया गया है, नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति किया गया। ओके, धर्म महामात्रों की नियुक्ति कहाँ किया गया, तो 5वें शिलालेख के अंदर, 5वें शिलालेख के अंदर धर्म महामात्रों की नियुक्ति किया गया। बोला है कि देखिए यहाँ बोला है कि अपने शासन के 13वें वर्ष में धर्म महामात्र की नियुक्ति किया। जब शासन पे बैठा उसके 13वें वर्ष में उसने धर्म महामात्र की नियुक्ति करना स्टार्ट किया, ठीक है। हम देखिए बताते हैं आपको कि इसने 14वें वर्ष में क्या कहते हैं, देखिए, ठीक है। देखिए तो देखिए हमने बताया था, उसके पहले बताया कि 12वें वर्ष में इसने क्या किया, तो 2 झोपड़ी बनाया था, कर्ण चौपाल, चौन चौपाल नहीं, सुदामा भी झोपड़ी, सुदामा और बीसु झोपड़ी, ठीक है। और 14वें वर्ष में इन्होंने क्या किया, 14वें वर्ष में 2 बनाया, तो कर्ण और चौपाल। 14वें वर्ष भी नहीं, 19वें वर्ष, ओके। तो 12वें वर्ष में, 19वें वर्ष में या 13वें वर्ष में किया। और साथ में 8वें वर्ष में क्या होता है, कलिंग का। ये सब भी आपको एक याद रखना है कि कौन से वर्ष में क्या क्या घटनाएं हुई, सब कुछ आपको एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे शिलालेख 6 में क्या किया। तो शिलालेख 6 में बोला है कि सक्रिय प्रशासन, बहुत अच्छा प्रशासन और सुदृढ़ व्यापार की जानकारी मिलती है इसमें। और धर्म महामात्र अधिकारी कभी भी मिल सकता है अथवा किसी भी समय शौक से मिल सकता है। देखिए इसमें डायरेक्टली ये बोला है कि 6 में कि जब भी जरूरत पड़े धर्म महामात्र को, जब भी हमसे मिलना हो, चाहे हम सोए हो या कुछ भी काम कर रहे हो, निजी कार्य भी कर रहे हो, अशोक ने डायरेक्टली बोला है कि हमसे आके वो डायरेक्टली मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बिजी हैं अपने निजी कार्यों में या अपने सैन्य कक्ष में हो तो हमसे नहीं मिल सकता है। अशोक ने बोला
जब भी मन हो अपने मेरे शयन कक्ष में आ सकते हो, जो भी बात करना है, धर्म महामात्र जो भी बात करना है वो बात कर सकता है। तो छठा में देखते हैं यहाँ पे, देखिए अगर आप कहीं कहीं देखिए बुक में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा, ये भी ध्यान रखिएगा, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। ठीक है, छठा में क्या है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। ठीक है, शिलालेख 7वां देखेंगे। इस अभिलेख में धर्म को स्वरूप को स्पष्ट किया है तथा विभिन्न धर्मों के बीच धार्मिक सहिष्णुता की बात की है। सब मतों में व्यक्ति सब स्थानों पर रह सके, क्योंकि वह आत्म संयम एवं हृदय की पवित्रता। ठीक है, देखिए क्या बोला, 7वां बोला है। ठीक है, देखिए 7वां बोला है, ये 7वां में देखिए क्या इन्होंने चर्चा किया है कि जो धर्म है उसका क्या स्वरूप है, उसको बारे में डिटेल बताया है। ठीक है, डिटेल बताया है और बोला है कि जो और भी सारे धर्म हैं उनके बीच में धार्मिक सहिष्णुता रहना चाहिए। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता रहना चाहिए। ठीक है, ये बताया है और बोला है कि सब मतों के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सके, क्योंकि वे सभी आत्म संयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं। तो इसमें क्या बात किया गया है, आत्म संयम, देखिए आत्मनियंत्रण वहां पे देखे थे, एवं हृदय की पवित्रता, हृदय की पवित्रता, ये 7वें शिलालेख में। ठीक है, 7वें शिलालेख में। छठा में देखें कि हमने क्या बोला कि कोई भी हम साक्ष्य मिल सकता है, और आत्मनियंत्रण की शिक्षा की बात की गई है। 7वां में आत्म संयम और हृदय की पवित्रता की बात की गई है। 8वां बात के धर्म नीति की व्याख्या की गई है, और केट के बदले धर्म यात्रा को अपनाने की बात की। देखिए अब यहाँ पे यात्रा का वर्णन किया गया। 8वां में क्या करना क्या है, अब जो यात्रा का वर्णन करेगा। ये जो बोला है कि जो अब शिकार पे हम जाते थे, आखिर में तो क्या हुआ, शिकार पे जाते थे, उसके बदले हम धर्म यात्रा करेंगे। क्या करेंगे, तो धर्म यात्रा करेंगे। तो यात्रा के वर्णन कहाँ है, अशोक की यात्रा का वर्णन कहाँ पे है, तो 8वें शिलालेख में। ठीक है, 8वें शिलालेख में। यहाँ तक क्या क्लियर होगा। 9वां देखते हैं। 9वां बोला है कि विवाह, जन्मोत्सव आदि पर खर्चीले समारोह की पाबंदी की बात कही गई है, तथा ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति आदर। बोला है कि जो आप विवाह में, जो आप जन्मदिन पे जो खर्चा करते हैं वो सब नहीं करिए, वो सब छोड़िए, और आप वो पैसा कहीं और लगे। कहने का मतलब उसको मतलब सामाजिक काम करिए। तथा बोला कि ब्राह्मण और जो श्रमणों के प्रति क्या बोला कि आदर रखिए, और जो अपने आपके दास है उसके प्रति करुणा का भाव रखिए। फिर बोला कि इस कार्य से क्या है कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बोला है कि सच्ची भेंट की बात बोली इसमें। क्या बोला है, सच्ची भेंट हुआ शिष्टाचार। ठीक है, बोला है कि सच्ची भेंट व शिष्टाचार। देखिए हम देख रहे हैं तभी यात्रा किया, आप क्या बोला कि सच्ची भेंट। अब पैसा ज़्यादा फालतू जगह पे नहीं बर्बाद करिए, अब सच्ची भेंट करिए, सबको भेंट मतलब आप भेंट प्रस्तुत करिए, और शिष्टाचार की भावना रखिए। शिष्टाचार ब्राह्मणों के प्रति ये बताया गया। ठीक है, शिलालेख 10वां देखेंगे। 10वां में क्या बोला है, अशोक के विभिन्न समुदायों के बीच असोसियों से चिंतित है तथा ब्राह्मणों से प्रति भाव रखने की बात करता है। ठीक है, राजा उस तरह हमेशा देखिए बोला है कि जो भी अधिकारी हैं, राजा हैं और उच्च अधिकारी हैं, जो हमेशा प्रजा के हित में सोचें, हमेशा प्रजा के हित में सोचें। देखिए अब अशोक एकदम सब जो चीज़ आप देख रहे होंगे सब कुछ अच्छा बात बोल रहा है। बोला हमेशा प्रजा के हित में सोचें, क्योंकि वो बोला कि जो विभिन्न संप्रदाय के लोग थे, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, उसके बीच में असंतोष हो गया, असंतोष फैल चुका है, लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो इससे अशोक को चिंता हुआ था, इसमें लिखा गया था 10वां में। और बोला है कि ब्राह्मणों के प्रति मतलब समान भाव रखें, और बोला है जो अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो हमेशा प्रजा के हित में सोचना उनका काम है। 10वां बोला। 11वां बोला है धर्म की व्याख्या। तो धर्म का वर्णन कहाँ है, धर्म की व्याख्या कहाँ की गई है, तो 11वां में। धर्म का जो धर्म है, अशोक धर्म की चर्चा हम करेंगे डिटेल से। हम देखेंगे कि अशोक का धर्म क्या था। तो अशोक धर्म की व्याख्या कहाँ किया गया, 11वें शिलालेख में। 12वें में देखेंगे। 12वां में स्त्री महामातों की नियुक्ति की गई है। सबसे बात जो आपको याद रखना है, स्त्री महामातों की नियुक्ति। देखिए हम देखे थे स्त्री, हमने शायद लगता देखा था हमने कि 5वां में ना, शायद 5वां में देखा था कि हमारा धार्मिक महामात्र था, धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति थी। ठीक है, देखिए हम देख रहे थे एक बार, देखिए हाँ, तो 5वां हमारा था धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति। उसी तरह हमारा 12वां में क्या है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। ये दोनों के एक ग्रुप में याद करिए, अच्छा रहेगा। कि 5वां में धर्म की बात किया गया, 5 में क्या किया गया, धर्म की बात किया गया, धार्मिक महामात्रों की बात किया, ऑफिसर्स हो गए। और 12 बोला कि स्त्री महामात्र होगी, स्त्री के लिए भी ऑफिसर्स की निकाला जाएगा, वो स्त्री महामात्र नियुक्ति कराएगा, और वो सभी प्रकार के विचारों के समान की बात की, वहाँ सभी प्रकार के विचार के समान की बात कही गई। ठीक है, 13वां में देखेंगे। 13वां बोला है कि हमारे 8वें मतलब ये बोला है
261 ईस्वी पूर्व में, 261 ईस्वी पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, कहने का इसने गद्दी पे कब बैठा था? 269 में। ठीक है, बोला कि शासन के 8वें वर्ष में कलिंग विजय हुआ, कलिंग में युद्ध हुआ, अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और पड़ोसी राजाओं का वर्णन मिलता है। तो 13वां शिलालेख में कलिंग के बारे में है, अशोक का हृदय परिवर्तन के बारे में है, अशोक के पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि कलिंग विजय का, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में? तो उत्तर होगा आपका 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय के बारे में बताया है। ठीक है, अशोक, और उसमें 5 राजाओं का उल्लेख है, पड़ोसी राजाओं का उल्लेख है। तो ये सब विदेशी राजा, सब किसके राजा बारे में बात किया गया? विदेशी राजा में। हमने सेकंड में देखा था, सेकंड में बोला था कि हमने अपने अलग जो पड़ोसी हमारे राज्य हैं वहाँ पे हमने कल्याणकारी काम किए, कुआं बनाया। तो वहाँ पे अगर बात करेंगे तो वहाँ पे पड़ोसी राजाओं का वर्णन है, लेकिन वो क्या है? तो हमारे लोकल राजा है। ठीक है, वो पड़ोसी बगल के, लेकिन विदेशी पड़ोसी राजाओं की बात किया गया है। तो ये हमारा 13वां बात किया गया। तो इसमें 5 है। ठीक है, एंटियोकस द्वितीय सीरिया के राजा, एंटियोकस द्वितीय कहाँ के राजा थे? तो सीरिया के राजा थे, इसकी बात किया गया। टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय मिस्र के राजा थे, मगस सीरिन के राजा थे, एलेक्जेंडर एपिरास के राजा थे, एंटीगोनस गोनाटस मकदूनिया, एंटीगोनस गोनाटस मकदूनिया कौन था? सिकंदर भी कहाँ का था? मकदूनिया का था। एंटीगोनस गोनाटस मकदूनिया, एलेक्जेंडर एपिरास, एंटियोकस द्वितीय सीरिया, टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र। ठीक है, ये हमारे 5 राजाओं का वर्णन है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि 5 राजा कौन कौन से थे। ठीक है, आपको याद ये रखना। ओके, 13 शिलालेख हमारा हो गया। हमारा एक 14 शिलालेख लास्ट बना है। लास्ट में बोला है कि आप देखिए, धार्मिक जीवन जिए, जितने हमारे जनता है वो धार्मिक जीवन जिए, आराम से जीवन व्यतीत करे, धार्मिक जीवन, कोई भी परेशानी आपको नहीं है। तो इसमें बोला गया कि जो 13 शिलालेखों में जो भी त्रुटि है उसको यहाँ सुधारा गया है, और साथ में लोगों को धार्मिक जीवन जीने की बात की गई। तो पहला अगर हम देखेंगे तो पशु बलि की निंदा की गई है कि नहीं, पशु बलि पे रोक कर देंगे, पशु बलि नहीं करना है हमें। ठीक है, पहला में। सेकंड ने बोला है कि दोनों के लिए क्या है? चिकित्सा व्यवस्था का बात करेंगे कि पशु के लिए भी और हमारा मनुष्य के लिए भी। तीसरा में क्या बोला है? तीसरा में बोला है कि तीसरा में हमारा बोला है, देखिए तीसरा में हमारा बोला था कि राजुक, जो राजुक होगा वो हर 5 वर्ष के उपरांत पे अपने जो अधिकारी हैं, जो राजुक हैं, उपरांत पे दौरा पे जाना है। ठीक है, चौथा में क्या बोला है? देखिए इसको, सॉरी, चौथा में बोला है कि जो भी राजुक हैं अगर सोए भी रहें या हम कुछ भी रहें तो आप डायरेक्टली हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास डायरेक्टली आप आके कुछ भी बात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है, हमारा कितना? चौथा में। ठीक है, चौथा में कहने का मतलब जो राजुक हैं, जो धर्म, जो हमारे जो राजुक हैं, तो देखिए हमने देखिए 5वां थोड़ा डिटेल से देख लेते, चौथा, ये मिस्टेक ना हो जाए, थोड़ा देखिए। चौथा में नहीं, सॉरी, ये नहीं था, राजुक नहीं था, इसलिए मैंने देखा। बोला है कि भेरी घोष की जगह धमघोष, सॉरी, भेरी की जगह धमघोष, एक बार देख लीजिएगा, भेरी घोष की जगह धमघोष। 5वां में आपको याद होगा कि 5वां में क्या हमारा है? तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति है। ठीक है, 5वां में धर्म महामात्रों की नियुक्ति है। हमने आगे बताया था कि 5वां में धर्म महामात्र की नियुक्ति है। तो सर 12वां में क्या हमारा है जी? स्त्री महामात्र की नियुक्ति। तो आगे देखेंगे छठा में क्या है, छठा में देख लेंगे हमारा छठा में क्या था। छठा में हमारा था आत्मनियंत्रण शिक्षा। ठीक है, आत्मनियंत्रण शिक्षा में तो कहा, देखिए छठा में बोला कि हम जब भी बिजी भी रहें, हम कुछ भी काम करते रहें, आप हमारे पास आके कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। तो छठा में यहाँ पे ये भी बोला है कि आत्मनियंत्रण की शिक्षा। ठीक है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा, ये छठा में हो गया। ठीक है, 7वां में देख लेते हैं एक बार, 7वां में क्या है। ठीक है, 7वां में देख लेते हैं। तो 7वां हमारा बात किया गया है सर, हमारा 7वां बात किया गया है कि आत्म एवं संयम, हृदय की पवित्रता, हृदय की पवित्रता बोला गया 7वां में। 7वां में बोला गया हृदय की पवित्रता, हृदय की पवित्रता और आत्म संयम। 8वां में बोला गया है यात्रा के बारे में, धम्म यात्रा, कैसा यात्रा? तो धम्म यात्रा। ठीक है, धम्म यात्रा की बात की गई 8वां में। 9वां में बात करेंगे हम, तो 9वां में बात किया गया है हमारा सच्ची भेंट शिष्टाचार की। ठीक है, सच्ची भेंट
वो शिष्टाचार, मतलब इसमें बोला है कि देखिए फालतू का पैसा नहीं खराब करिए, और जो ब्राह्मण है और जो श्रमण है उसको आप आदर करिए, तो सच्ची भेंट और शिष्टाचार किया गया 9वां में। 10वां में बोला गया है आपका, 10वां बोला गया है कि हमेशा प्रजा के हित में सोचें। बोला है कि जो भी ऑफिसर से, जो भी अधिकारी हैं, हमेशा प्रजा के हित में सोचें, प्रजा के हित में सोचें। 11वां में बोला गया है, 11वां हमारा बोला गया है धर्म की व्याख्या की गई, ठीक है, धर्म का वर्णन है, धर्म की व्याख्या। देखिए एक बार आप लिखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए 12वां में है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है। 13वां में है पड़ोसी राजाओं का वर्णन, पड़ोसी जो राजाएं हैं, विदेश के राजाएं हैं, 5 राजाओं का वर्णन है, ठीक है। साथ में कलिंग युद्ध का वर्णन, 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग विजय का वर्णन 13वां में, ठीक है। 14वां में क्या है, तो धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए कहा था कि धार्मिक जीवन को व्यतीत करिए, हमारे जो भी हमारे प्रजा हैं, धार्मिक जीवन। तो आपको याद हो जाएगा, एक आप थोड़ा सा एक सीक्वेंस में अगर याद करिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक हमने किया, और यहाँ से हमारा क्या होता है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके, इस चीज़ को, और उसके बाद हम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से आपका क्या होगा सर कि आपका हमने क्या क्या बता दिया, हमने बता दिया स्रोत के बारे में, हमने पूरा चर्चा कर लिया एक तरह से। अब हम हमारा कल से स्टार्ट होगा, कल हम स्टार्ट करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जो हमारा कल नहीं, हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हो सकता तो उसमें हम बिंदुसार के बारे में देख लें, इसका क्या राजनीतिक जीवन रहा, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और बिंदुसार के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा आएगा अशोक, फिर जो और अन्य राजाएं हैं उनके जो छोटे छोटे, जिसमें ज़्यादा कम समय तक रहे, उनकी चर्चा करेंगे। तो हो सकता है इसका 3 से 4 वीडियो हो जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।